जय हिंद साथियों, ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे खेत पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं पर फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। एनीवेज़, वीडियो को चालू करते हैं। तो अगला हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे पावर सप्लाई हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इतना अभी खर्चा कर पाए कि आप सोलर पैनल लगा लें। तो वहाँ पे कम से कम 12 घंटे लाइट है, ताकि आपकी जो बोरिंग हो वो चल पाए, आपका जो भी इक्विपमेंट्स है वो चार्ज हो पाए। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बिजली का सोर्स हो, और बिजली में भी ये देखना पड़ेगा कि रिलायबल सोर्स हो। जैसे कि हमारे यहाँ बिजली आती है, कभी भी कट जाती है, फ़ोन मिलाते रहो NTPL वालों को कोई समझ नहीं आता, और आते आते भी फेस पलट जाते हैं, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाता है, उसमें मोटरें फूक जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम डील ब्रेकर है, पर अगर अच्छी सप्लाई मिल जाए तो दैट इज़ एन प्लस, और अगर नहीं है तो हम कम से कम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो पाए कि हाँ भाई हमारे को यहाँ पे ढंग से लाइटिंग अर्थिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट का भरोसा नहीं कराओगे, जुगाड़ू काम करोगे, मोटर फूकेगी, ज़्यादा नुकसान होगा। और ऐसे टाइम पे मोटर फूक गई जब आपको खेत में पानी देना है तो फसल भी गई। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि आपको अपना सर पकड़ के बैठना पड़ जाए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद काम तो करोगे नहीं, तो वहाँ पे एक बेसिक मैन पावर हो। ऐसा नहीं है कि ये भाई डील ब्रेकर है, पर ये चीज़ हो तो अच्छा है कि मान लो आप किसी गांव के अंदर और वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे लेडीज़ है, जेंट्स हैं, आपको दिहाड़ी के मजदूर मिल जाए, क्योंकि आप खुद काम नहीं कर सकते। और 1 एकड़ से ऊपर हो तो भूल जाओ, आप अकेले काम नहीं कर सकते। ट्रैक्टरों से काम नहीं होते ज़्यादातर यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हाथों से ही काम होते हैं, क्योंकि हम केमिकल नहीं डाल सकते, ज़्यादा खेत को भी बहाना अच्छा नहीं होता। तो इसके अंदर आप ये है कि 2-3 लेबर आपने परमानेंट कर ली अपनी, पर फिर भी जब गेहूं की कटाई हो रही है या फिर हार्वेस्टिंग हो रही है या फिर बीज बोने हैं, तब ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे को वहाँ पे मैन पावर हो। मैन पावर थोड़ा वैसा वर्ड है, बेसिकली मैन एंड फीमेल दोनों पावर हो, क्योंकि दोनों का योगदान है। खेती अकेले मर्दों की बस की बात नहीं है। खरीदने से पहले आप एक और काम करना ज़रूर, जो वहाँ के पड़ोसी है, बुजुर्ग हैं, उनसे आप उस ज़मीन की हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में पूछना कि भाई पिछले 10, 15, 20 सालों से यहाँ पे क्या उगा रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी सब्जियां उगा करती थी। अभी हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर धान हो रहा है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए पर वहाँ हो रहा है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस जमीन पे पिछले 10, 15, 20 साल, 30 साल पहले क्या लगाया जाता था। उससे हमें अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे हम ये फसलें कर सकते हैं, क्योंकि पहले होती थी। और ये तो फैक्ट है कि जहाँ पे इनऑर्गेनिक सामान जो उनसी फसल का बढ़िया होता है वो ऑर्गेनिक में भी अच्छा होगा। हाँ, भेड़ चाल में मत जाना कि भाई ये हम उगाते आ रहे हैं या ये यहीं उगता है, या आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करें। पर यह है कि आप ओपन माइंड रखें कि हाँ मेरे को लैंड की हिस्ट्री पता हो कि यहाँ पे खेती बाड़ी की हिस्ट्री में क्या क्या उगता था। ये सब आपकी मदद करेगा डिसाइड करने में कि आप हाँ भाई इतनी सारी सब्जियों में से मैं चुन सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा सकता हूँ। और अगर जमीन बंजर भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोजेक्ट के हिसाब से जमीन देखनी होती है। मशरूम फार्मिंग तो आपकी 10 बाय 10 के कमरे में हो जाएगी, पोल्ट्री फार्मिंग भी हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप 1 बीघा के अंदर आराम से 25 फैमिलियों के लिए आप कल्टिवेशन कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है 25 फैमिलियों की। तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगी ये सारी बात। खरीदते समय आप सारे पेपर वर्क जरूर करवाएंगे, इसमें कोई आप 2 नंबरी का काम मत करना, सब ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। सरकार का जो टैक्स है उसे टैक्स दो, और अपने नाम पे प्रॉपर पेपर वर्क पे आप अपनी जमीन लीजिए। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको उस लैंड की जीके पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान। यहाँ लैंड लेने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। एग्रीकल्चर लैंड लेने पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल, कर्नाटका के अंदर नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट जमीन नहीं ले सकता है खेती बाड़ी की। तो अगर मैं फार्मिंग की लैंड ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड ले रहा हूँ कर्नाटका में, तो मैं किसान या किसान का बेटा होना चाहिए जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, नॉन एग्रीकल्चर वाली। यानी कि अगर मेरे को कर्नाटका में जमीन लेनी है खेती बाड़ी की, तो मैं पहली बात तो किसान का बेटा होना चाहिए, या मैं खुद किसान होना चाहिए, और मेरी इनकम जो खेती बाड़ी के अलग से है वो कम से कम भी 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप अगर किसी सरकारी नौकरी में कर रहे हैं और आपको साल की 10 लाख सैलरी वहाँ से भी आ रही है, तो आप कर्नाटका में वो ज़मीन नहीं ले सकते। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि
जैसे कि राजस्थान वगैरह में है, आप ST SC की OBC वाला नहीं ले सकता, OBC की जर्नल वाला नहीं ले सकता, तो वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कास्ट सिस्टम है और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इसके साथ कुछ जमीनें हैं जैसे कि असम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल, यहाँ पे तो कोई और आउटसाइडर जमीन ले ही नहीं सकता है। तो ये सारी बातें आपको लोकल लेजिस्लेशन की पता होनी चाहिए। मैंने जितने पॉइंट्स हो सके कवर करने की कोशिश करी है। रात काफी ज्यादा हो गई है, इसके और भी सीरीज लाएंगे। हाउ टू ग्रो के अंदर हम पूरा अभी तो ज़मीन की बात कर रहे हैं, इसके बाद कल्टीवेशन कैसे करनी है, ज़मीन कैसे बढ़िया बनानी है, कौन सी फसल कब लगानी है, सब बताएंगे आपको A to Z। आज की वीडियो के लिए इतना ही। रात के 1 बज रहे, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आपको मैं बता पाऊँ, तो इसीलिए आप भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जितनी भी मेरी वीडियो है इनको आगे अपने भाई बहनों को, अपने किसान भाइयों को, सबको शेयर करिए दबा के, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लिखिए कमेंट में कि अच्छी लगी है, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, मैं तो क्यों बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। लाइट भी बंद हो गई है, बताओ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।